जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बड़ा दिन बाद आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। क्यों? देखो बच्चा, बीच में 2 दिन कोचिंग बंद हो गया, उसके साथ फिर टेस्ट, कल एग्जाम, तो इसी वजह से क्लास लंबे समय से नहीं लग पाया। लेकिन अब क्लास आपका रेगुलर जाएगा। मेरे देश के नौजवान, हम लोग बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को शुक्र जनन पढ़ाया गया था। सब बच्चे ध्यान दें, पीछे वाली बच्ची ध्यान दीजिए। तो पिछले क्लास में शुक्र जनन की प्रक्रिया पढ़ाए थे। वहां हम लोग शुक्राणु निर्माण कैसे होता देख लिए। लेकिन शुक्राणु का जो बनावट है, स्ट्रक्चर जो है, उसको अभी नहीं देखेंगे। अंड जनन पढ़ लेंगे, अंड जनन खत्म कर लेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में शुक्राणु और अंडाणु का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ेंगे, एक बार शुक्राणु का, अंडाणु का, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से डायग्राम के लिए सवाल एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं। तो बच्चा, हम आपसे बता रहे थे कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंड जनन। क्या पढ़ेंगे? अंड जनन। अंड जनन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? oogenesis। oogenesis, ठीक है। अंड जनन क्या होता है बच्चा? पहली बात याद रखना है, अंड जनन की क्रिया किन में होती है? मादाओं में, बच्चियों में। ठीक है, नर में होता है? नहीं। किस में होता है? नर में क्या होगा? शुक्र जनन होगा। बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। लेकिन थोड़ा और अच्छे हो जाएंगे अगर कॉपी पेन छोड़ के बोर्ड पे ध्यान देंगे, और अच्छे हो जाएंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चा। अंड जनन का परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा जरूरी है, परिभाषा समझते हैं। अंड जनन का परिभाषा कोई बच्चा बता सकता है क्या? कोई पढ़ के आया हो, नोट्स पढ़ा हो? हाँ, आप बताएंगे, बताइए। कौन बताएगा? ओवम का बनना अंड जनन। और कोई? बहुत अच्छा। और ठीक है, सबका ठीक है। अब मास्टर का सुनो। हाँ, अब मास्टर का भी सुन लो। लिखेंगे क्या? अंडाशय, अंडाशय के जर्म कोशिका, अंडाशय के जर्म कोशिका। देखिए बच्चा, सुनते समझते और याद करते चलिए। अंडाशय के जर्म कोशिका में अर्धसूत्री, या ऐसे लिख सकते हैं विभाजन, अर्धसूत्री हटा देते। अंडाशय के जर्म कोशिका में विभाजन एवं विकास द्वारा, विभाजन एवं, पहले विभाजन होगा फिर क्या होगा? विकास। विभाजन एवं विकास द्वारा ओवम, ओवम निर्माण की प्रक्रिया। ओवम मतलब समझते हैं? हाँ, ओवम निर्माण की प्रक्रिया, ओवम निर्माण की प्रक्रिया। इसमें स्याही नहीं है क्या? ओवम निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चा? अंड जनन कहलाती है। याद रहेगा क्या? जो मादा का अंडाशय होगा, जो मादा का अंडाशय होगा, इस अंडाशय के अंदर बच्चा जर्म सेल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जर्म सेल। अच्छा, इसमें निर्माण कैसे होता आपको बता भी चुके हैं डायग्राम से। तो इसमें जो जर्म सेल होगा, इस जर्म सेल का बच्चा होगा विभाजन। इस जर्म सेल का क्या होगा? विभाजन। और यही जो जर्म सेल है,
यही बच्चा जर्म सेल क्या करेगा, विभाजन के फलस्वरूप कुछ निर्माण करेगा, और वो जो निर्माण करेगा उसे विकास, उसका विकास भी होगा, और जो उसका विकास भी होगा बच्चा, जो विकास होगा उसके विकास के फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवम कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। अब किस प्रकार से होता है पूरा प्रोसेस समझाते हैं, आप धैर्य रखिए, पूरा प्रोसेस समझाते हैं कैसे कैसे होता है पूरा। लेकिन बच्चा अभी केवल परिभाषा याद रख लीजिएगा, अंडाशय के जर्म कोशिका, अंडाशय के जर्म कोशिका में विभाजन। अब विभाजन कैसे होता है, तो पहले समसूत्री होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर द्वितीयक फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद तब कहा जाके कहीं क्या बनेगा, ओवम बनेगा। तो पूरा प्रक्रिया समझाएंगे, अभी थोड़ी देर में, आप परेशान ना होइए। उससे पहले केवल आप परिभाषा समझ लीजिए, याद कर लीजिए, अंडाशय के जर्म कोशिका में विभाजन एवं विकास द्वारा ओवम निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाता है। याद रहेगा, कितना लोग को याद हो जाएगा, हाथ ऊपर। कठिन है परिभाषा, कठिन नहीं है, ठीक। अब वास्तव में देखा जाए बच्चा तो एक जटिल प्रक्रिया है ये जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है, ये जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है यह एक जटिल प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया बच्चा शुरू होता है जब कोई महिला गर्भ से होती है और उसके गर्भ में कोई बच्ची होती है। तो बच्ची जब गर्भ में पहले माह में होगी, पहले माह से क्रिया शुरू होता है। अंडजनन की क्रिया मादा के गर्भ के अंदर जो बच्ची बन रही है उस बच्ची के अंदर पहले माह से एक क्रिया शुरू होती है, जबकि जो लड़का होता है उसमें शुक्र जनन की क्रिया जन्म के बाद होता है, और इसकी क्रिया बच्चा जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है। बच्ची का जन्म नहीं हुआ, उससे पूर्व ही एक क्रिया सब चल रहा है। कहेंगे कैसे, बताते हैं। यानी आपको एक चीज समझ में आ गया, ये जो क्रिया होती है भ्रूणी अवस्था से चालू होता है। किस अवस्था से, भ्रूणी अवस्था। अच्छा, भ्रूणी अवस्था समझ रहे हैं, भ्रूणी अवस्था समझ रहे हैं बच्चा। भ्रूणी अवस्था का मतलब बच्चा ये है कि जब जो भ्रूण, जो बच्ची है, जब वो मां के गर्भ में होगी तब से ही ये क्रिया चलेगा। अब कैसे चलेगा मैं आपको समझा देता हूं। बच्चा जब बच्ची, ये जो छोटी सी बच्ची मां के गर्भ में होगी, हम बच्ची कह रहे हैं, आप भ्रूण समझिएगा, ठीक है। अगर हम भ्रूण कहेंगे तो आप बच्ची समझेंगे। बताइएगा क्या है बच्चा। तो जब एक भ्रूण अर्थात जो बच्ची होगी, जब मां के गर्भ में होगी और उसको मां के गर्भ में मात्र एक माह हुआ होगा, पहला माह, उस पहले माह में उसमें उस बच्ची के अंदर, जो अंदर भ्रूण गर्भ में है, जो गर्भ में है, उस बच्ची के अंदर पहले माह में कुछ क्रियाएं होंगी, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा। पहले माह में उस बच्ची के अंदर 1700 ऊतक कोशिकाओं का निर्माण होगा। आप इसको फॉलिकल सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो भ्रूण है, अब भ्रूण का मतलब आप समझ गए होंगे, वही बच्ची, जो भ्रूण है, जब वो मात्र भ्रूण एक माह की होगी उस समय उसके अंदर, अंदर मतलब कहां, उसके अंडाशय में, अंदर मतलब अंडाशय में, तो उस भ्रूण के अंडाशय में पहले माह में 1700 पुटक कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 1700 फॉलिकल सेल्स का निर्माण हो जाएगा। समझ गए। अब पहले माह में इतना निर्माण हुआ, फिर दूसरे माह में कुछ होगा, फिर तीसरे माह में कुछ होगा, फिर चौथे माह में कुछ होगा। पांचवा माह आते आते बच्चा, पांचवा माह आते आते पांचवें माह तक, पांचवें माह पहुंचते पहुंचते उस बच्ची के अंदर टोटल बच्चा 70 मिलियन पुटक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कितना, 70 मिलियन किसका बच्चा,
पुटक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। पुटक समझ लिख दिए, समझ जाएंगे। पुटक कोशिका समझिएगा। अब जब बच्ची 1 माह की थी तो उसके एक अंडाशय में, ये दोनों अंडाशय की बात नहीं हो रहा, एक अंडाशय में पहले माह में 1700 पुटक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जाते जाते एक संख्या बढ़ रहा है, निर्माण की संख्या बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते बच्चा 5वें माह आते आते 70 मिलियन पुटक कोशिकाओं का निर्माण हो चुका होगा। अब कुछ बातें और समझिएगा। जब छठा माह लगेगा बच्चा, जब छठा माह लगेगा तो 6वें माह में ये जो पुटक कोशिकाओं का निर्माण तीव्र गति से हो रहा था, अब धीरे धीरे ये समाप्त होंगे, कम होंगे, घटेगा। छठे माह से बच्चा एक घटने लगता है, या कह सकते हैं कम होने लगता है, घटेगा। अब घटते घटते कब 6वें में घटना शुरू हुआ, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, जब बच्ची का जन्म होगा, बच्ची का जब जन्म होगा तो जन्म के समय उसमें घटते घटते बच्चा मात्र 20 मिलियन पुटक कोशिकाएं बचती हैं। कितना समझ में आ रहा है? उसके एक अंडाशय में मात्र 20 मिलियन पुटक कोशिकाएं शेष बच जाती हैं। और इसी पे काम नहीं बनता, बच्ची का जन्म हो गया, अब बच्ची बढ़ रही है। पहले बच्ची सोई हुई थी, फिर बैठना सीखेगी, फिर बकैया घींचेगी, बकैया घींचते घींचते खड़े खड़े चलेगी। लेकिन इसके अंडाशय में ये जो फॉलिकल है, जो पुटक कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या घटेगी 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 घटेगी। और बच्ची का जब यौवनारंभ प्रारंभ होगा, यौवनारंभ पढ़ाए भी हैं, किसी बच्ची के जन्म करने योग्य हो जाने की जो अवस्था होगा, तो बच्ची का जब यौवनारंभ प्रारंभ होगा, यौवनारंभ के समय इसमें केवल 60,000 से 80,000 पुटक कोशिकाएं बचती हैं। ठीक है, 60,000 से 80,000 पुटक कोशिकाएं बचती हैं। ठीक है, और एक गजब की चीज बताएं, यहां तक समझ में आ गया। अब गजब की चीज है, यही पुटक कोशिकाएं जो होती हैं, यही पुटक कोशिकाएं आगे चल के अंडाणु का निर्माण करती हैं। यही पुटक कोशिकाएं आगे चलकर अंडाणु आप ना कह के सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं। ठीक है ना, हम अंडाणु बोलेंगे तो आप समझिएगा वही। यही पुटक कोशिकाएं आगे चल के बच्चा अंडाणु का निर्माण करती हैं। कैसे? हर 500 पुटक कोशिकाओं में से केवल एक सेल, एक पुटक कोशिका, सुनिएगा, हर 500 पुटक कोशिकाओं में से केवल एक पुटक कोशिका अंडाणु का निर्माण करेगा, बाकी 499 बर्बाद। हर 500 पुटक कोशिकाओं में से केवल एक पुटक कोशिका अंडाणु का निर्माण करेगा। ऐसे हमेशा होगा, हर 500 में से एक, तो हर 500 में से एक, तो हर 500 में से एक। समझ गए? ये पूरी प्रक्रिया क्या समझ गए? कैसे? यानी अंड जनन की क्रिया भ्रूणीय अवस्था से चालू होता है। पहले माह में 1700 पुटक कोशिकाओं का निर्माण होगा, 5वें माह जाते जाते 70 मिलियन हो जाएगा, 6ठे माह से कम होना प्रारंभ होगा, जन्म के समय 20 मिलियन बचेगा, यौवना आरंभ आते आते 80,000 बचता, 60 से 80,000। और हर 500 पुटक कोशिकाओं में से एक पुटक कोशिका अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम आपको अंड जनन की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। पूरी प्रक्रिया बच्चा, एक काम करो, यहां तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। ध्यान दीजिए, आइए बोर्ड पे देखिए। कहेंगे कैसे? बच्चा जर्म सेल होगा, इसका क्रिया कहां से शुरू हुआ?
जर्म सेल से। कहां से बच्चा? जर्म सेल में बच्चा पहले होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। जब इसमें बच्चा समसूत्री विभाजन होगा तब उगोनिया का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? उगोनिया। नाम याद रखिएगा, उगोनिया। जब जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होगा तो उगोनिया का निर्माण होगा, और यही जो उगोनिया होगी, एक उगोनिया, ऐसे हर उगोनिया में होगा। हम एक का एग्जांपल उठाते हैं। ये उगोनिया जो होगा अपने आकार को बच्चा 200 गुना बढ़ा लेगा। कितना गुना? 200 गुना। अपने आकार को 200 गुना बढ़ाएगा, और 200 गुना बढ़ा के बच्चा एक प्राथमिक 200 गुना बढ़ा के बच्चा एक प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण करेगा, जो बच्चा 2n होगा। ध्यान समझिएगा, इसे हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी ऊसाइड सेल, या प्राइमरी ऊसाइड कह सकते हैं। प्राइमरी ऊसाइड कैसे क्या हुआ फिर सुनिए, बहुत ध्यान समझिए, कंफ्यूजन बनेगा आपको। इस पूरा जो आज का ये सेशन है आपको कम से कम 2 बार देखना है। 2 बार बच्चा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार पूरा, क्योंकि जटिल प्रोसेस है। यहां बच्चे फंसते हैं और हम आपको फंसने नहीं देंगे, ये आपसे हमारा वादा रहा। आप बस ध्यान न भटकाइएगा। हमने आपसे कहा जर्म कोशिका होता है, इसका समसूत्री विभाजन होगा, उगोनिया का निर्माण होगा। इसके जो उगोनिया का निर्माण हुआ है ये अपने आकार को 200 गुना बड़ा करें। कितना? 200 गुना बड़ा करेंगे। जब 200 गुना बड़ा होगा तो प्राइमरी ऊसाइड अर्थात प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण होगा, जो द्विगुणित अर्थात 2n होगा। अब ये जो प्राथमिक अंडक कोशिका है, एक कह रहा मालिक हम विभाजन करना चाहते हैं, लेकिन इसका विभाजन नहीं होगा, इसका विभाजन रुक जाएगा। इसका विभाजन क्या होगा? रुक जाएगा। अब विभाजन कब होगा? विभाजन बच्चा कब होगा, रुकेगा क्यों बताते हैं। कब रुकेगा, क्यों विभाजन होगा, समझिएगा। विभाजन इसका रुकता क्यों है, पहले इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चा। ये जो इसका अर्धसूत्री विभाजन होने वाला था, वो अर्धसूत्री विभाजन होने वाला था लेकिन रुक गया। क्यों रुक गया, कैसे रुक गया, तो सुनिएगा। प्रोफेज के डिप्लेटिन अवस्था में प्रोफेज के डिप्लोटिन अवस्था में क्या करेगा, रुक जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब जब 200 गुना आकार इसका बढ़ा और प्राथमिक अंडक कोशिका प्राइमरी ऊसाइड का निर्माण हुआ, तो ये अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए छटपटाएगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन रुकेगा प्रोफेज के डिप्लोटिन अवस्था में। और ये जब अवस्था पार करेगा तो बच्चा इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसका बच्चा अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बच्चा क्या होगा, आपको पता है, द्विठुक निर्माण होगा। इसको बच्चा फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। यहां लिखते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। इसे हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, सेकेंडरी ऊसाइड, OOCYP। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चा, द्वितीयक अंडक कोशिका। स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। अब
अब बच्चा ये क्या होगा, द्विगुणित था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। अब पहली बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसको फर्स्ट कह देंगे, अर्ध सूत्री विभाजन फर्स्ट। आप समझिएगा, पूरा लिखा है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। बच्चा सेकेंडरी ओसाइड का निर्माण हुआ, सेकेंडरी ओसाइड का, यानी जब प्रोफेज के डिप्लोटिन अवस्था में रुका हुआ था, जब अवस्था पूरा हुआ तो बच्चा क्या हुआ, इस सेकेंडरी ओसाइड का निर्माण हुआ अर्धसूत्री के विभाजन के पश्चात। और क्या हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हुआ, प्राथमिक पोलर बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चा जब निर्माण हुआ तो हाई तो वही अपना नष्ट वष्ट हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं होगा, अपना एक किनारा आ जाएगा, तो साइड रहो, इधर नहीं आना, इसका कोई काम नहीं है। काम सेकेंडरी ओसाइड से है, किससे, सेकेंडरी ओसाइड। और सेकेंडरी ओसाइड आपको उसमें बताए थे, अंड उसमें क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर पढ़ाए थे अंडाशय का, ठीक है, बताए थे ना उसमें बच्चा, सेकेंडरी ओसाइड। अब सेकेंडरी ओसाइड फिर कह रहा हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, ये कह रहा मालिक हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, लेकिन बच्चा ये अर्धसूत्री विभाजन चाह के नहीं कर सकता। कहेंगे मास्टर कब करेगा, बच्चा ये अर्धसूत्री विभाजन करना चाहता है, लेकिन ये भी आके क्या हुआ, रुक गया। कहां रुक गया, मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज लिख देते हैं, मेटाफेज में, मेटाफेज अवस्था में लिख देते हैं। ये बच्चा मेटाफेज अवस्था में आके रुक गया। ये तब तक रुका रहेगा बच्चा जब तक इस सेकेंडरी ओसाइड का भेंट मुलाकात शुक्राणु से नहीं हो जाता। जब शुक्राणु यहां घूमते टहलते आएगा, इधर से गाना गाते आ रहा, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, ये शुक्राणु नाचते गाते आए, इधर आ गया। अब नाचते गाते आया, क्या सेकेंडरी ओसाइड, ओ माय गॉड आई एम अट्रैक्टेड, खींच देगा वही में, अट्रैक्ट हो गए तो अरे तो सेकेंडरी ओसाइड और शुक्राणु दोनों मिलेंगे, संलयित होंगे, और जब मिलेंगे बच्चा तब होगा इनका अर्धसूत्री विभाजन। फिर से क्या होगा बच्चा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये दूसरा बार हुआ तो इसको सेकंड कह देंगे, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जब अर्धसूत्री विभाजन बच्चा सेकंड होगा तो क्या होगा, फिर बच्चा दो संरचनाओं का निर्माण होगा, दो संरचनाओं का। ये जो इधर संरचना का निर्माण हुआ ये बच्चा होगा सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। अब जब शुक्राणु सेकेंडरी ओसाइड से मिल गया, अब ये जो संरचना बना यह है बच्चा अंडाणु ओवम, ये है संरचना अंडाणु। हम आपको पहले बताए थे जब तक सेकेंडरी ओसाइड शुक्राणु से नहीं मिलेगा तब तक अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। क्या आप आज जान चुके हैं, देख भी चुके, यानी पूरा प्रोसेस अंडजनन का क्या है, ये जर्म सेल है, इसका समसूत्री विभाजन होगा, उगोनिया का निर्माण होगा, यही ना। उसके बाद 200 गुना बढ़ेगा तो प्राइमरी ओसाइड जो 2n होता है, उसके बाद बच्चा ए प्रोफेज के डिप्लोटिन अवस्था में रुक जाएगा, और डिप्लोटिन अवस्था में जब रुक जाएगा बच्चा तो उसके बाद क्या होगा, इंतजार करेगा इंतजार करेगा इंतजार करेगा, और जब ये अवस्था पूरी होगी, ये अवस्था जब पूरी होगी तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा, और जब कंप्लीट होगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होगा और सेकेंडरी ओसाइड का निर्माण होगा। ये अपना वो आ रहा है, अपना काम धाम करेगा, नष्ट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता। सेकेंडरी ओसाइड का निर्माण होगा। अब सेकेंडरी ओसाइड भी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करना चाहता है, लेकिन मेटाफेज अवस्था में रुक जाएगा। कब तक रुकेगा, जब तक शुक्राणु नहीं आ जाता। यहाँ नागिन डांस करते ही आएगा, इससे मिलेगा, और जब मिलेगा बच्चा तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन शुरू होगा।
सेकंड, उसके बाद आपका सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा और बच्चा यहां आपका क्या बन जाएगा, अंडाणु। अब सुनिएगा एक और चीज, ये जो यहां से लेकर यहां तक की क्रिया है, प्राथमिक ओसाइट मतलब प्राइमरी ओसाइट, प्राथमिक अंडक कोशिका, ये पूरी जो क्रिया होती है बच्चा, रुकी क्यों थी? रुकी क्यों थी? आखिर ये प्रोफेज के डिप्लोटिन अवस्था में क्यों रुकी थी? क्योंकि ये पूरी क्रिया जन्म के पहले की क्रिया है। अभी बताए थे कुछ जन्म के पहले होता है, तो ये क्रिया कब थी? जन्म के पहले, जन्म के पहले की क्रिया, जन्म के पहले। तो जब जन्म हो जाएगा तो बच्ची बड़ी होगी, यौवना आरंभ प्रारंभ होगा, तब तो आगे का प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद बच्चा जब इसका प्रोफेज के डिप्लोटिन अवस्था को पार करेगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद ये जो यहां से लेकर पूरी यहां तक की क्रिया है बच्चा, ये है जन्म के बाद की क्रिया है, जन्म के बाद की क्रिया। यानी बच्चा आपको हम बताएं क्या? आपको बताएं पहले एक जर्म सेल होगा, क्या होगा? जर्म सेल, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ध्यान से सुन लो। जर्म सेल के बाद बच्चा आपका प्राइमरी ओसाइट, बता रहे हैं बच्चा, आप लोग तुरंत हल्ला करने लगते हैं। हाँ हाँ, जर्म सेल के बाद उगोनिया, उगोनिया 200 गुना में बढ़ेगा तो प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होगा बच्चा। ठीक है, ये क्या होगा बच्चा? 2n होगा। अच्छा, ये क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन के बाद n होगा। क्या होगा बच्चा? अंडाणु क्या होगा? प्राइमरी ओसाइट, इसका बच्चा जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या निर्माण होगा? बोलो। सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट में आपका क्या हो जाएगा? आगुणित यानी n होगा। सेकेंडरी ओसाइट के बाद तब जाके किसका निर्माण होगा? ओवम का। क्या आप पूरा प्रोसेस समझ गए? जटिल था? थोड़ा जटिल है? आसान है? बहुत अच्छा। अगर आसान है तो बहुत, मां कसम बहुत अच्छा। आप यहां तक समझ गए तो ठीक है। अब हमारी एक बात सुन लीजिए, तब एक बात पहले सुनिए। सबको, आपको भी कह रहे हैं, इनको भी कह रहे हैं, दोनों लोग को कह रहे हैं। बात यह है बच्चा, आपको हमने, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको हम शुक्र जनन और अंड जनन, आपको हम शुक्र जनन और अंड जनन बच्चा दोनों पढ़ाए हैं। बोलो, पढ़ा दिए? शुक्र जनन पढ़ा दिए जो नर में होता है, अंड जनन मादाओं में। शुक्र जनन और अंड जनन आपको हम दोनों पढ़ा दिए। जब आपको हम दोनों प्रोसेस पढ़ा दिए तो आपको अब होमवर्क के तौर पे सबको तैयार करके आना है। कल पूछेंगे, आप लोगों से भी पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे। कल आपसे पूछेंगे क्या? शुक्र जनन और अंड जनन में बच्चा कल पूछेंगे अंतर। हर बच्चे को याद होना चाहिए, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर सभी को पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा कोई भी प्रकार का बहाना नहीं करेगा। सर कल हमारा पेट पिरा रहा था, सर जी भैंसिया छुटा गई थी, सर जी वो पटदारे में बिया पड़ गया था। भैया कोनो बहाना नहीं चाहिए, हमको सुनना है तो मतलब सुनना है, याद करके आना है मतलब आना है। कल आपसे शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर पूछा जाएगा। मेरे देश के अच्छे बच्चे, आपको अंतर कल बताना होगा ही। क्लास में चालू करके, क्लास चालू रहेगा पूछेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं क्लास बंद करके पूछेंगे, क्लास चालू रहेगा पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।